Hello everyone, today we will see the topic of influence of development. It is important to understand the factors that determine the course of development. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना उन फैक्टर्स को जो डिटरमाइन करते हैं डेवलपमेंट को, कि डेवलपमेंट कैसे होता है. ईच वन ऑफ अस इज प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर. जो भी इंसान आपको दिखता है, हम सब लोग जेनेटिक फैक्टर के प्रोडक्ट हैं. एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस होते हैं एनवायरनमेंट से. प्रोडक्ट जेनेटिकली और इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं? एनवायरनमेंट से हो रहे हैं. तो दो चीज़ें हमारे साथ हो रही है. हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर बन रहा है वो जेनेटिक कोड्स की वजह से बन रहा है. और जब हम पैदा हो जाते हैं, हमारे सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, हम लोग अपने बाहर के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं. जैसे हमें एनवायरनमेंट में चीज़ें समझ में आती हैं, हम उस हिसाब से ड्राइव होना शुरू हो जाते हैं और उस हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं और चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं. द रोल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब ब्रीफली. हमने पढ़ा है मैच्योरेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में, और ब्रीफली पढ़ा है इन अर्ली सेक्शन. इससे पहले वाले जो सेक्शंस थे उसमें पढ़ा हमने. लेट अस नाउ लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट इन सम डिटेल. अब यहाँ पे दो चीज़ें हम पढ़ेंगे मेनली. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी, की कैसे हेरिडिटरी इन्वॉल्व होती है हमारे डेवलपमेंट में, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स में, कैसे हम कोड होते हैं, और कैसे हमारा एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है हमको. तो ये दो चीज़ें मेनली इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं. तो पहला चीज़ है जेनेटिक इन्फ्लुएंस. एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, जब बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट में, या उस बच्चे के बनने की शुरुआत हो रही होती है, द ओवम. अब ये ओवम क्या होता है? लेट मी जस्ट शो यू द इमेज ऑफ ओवम. ये गर्भ की इमेज होती है. तो इस तरीके से एग्स होते हैं माँ के ओवम में, माँ के वूम में. नाउ जस्ट गो टू द बैक. देन वॉट विल हैपन? ओवम ऑफ द मदर. ओवम यानी जो मदर के ओवम्स होते हैं, एग्स होते हैं, एंड द स्पर्म सेल ऑफ द फादर. अब स्पर्म सेल्स क्या होते हैं? लेट जस्ट लुक. ये जो फादर के स्पर्म सेल्स होते हैं, दिस इज द स्पर्म, ये फादर के अंदर होते हैं. नाउ व्हाट इट इज सेइंग? द सेल ऑफ फादर यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू सेल. तो अब क्या होता है, जो ओवम होता है, सो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ओवम, और ये जो स्पर्म है, तब ये दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू यूनाइट होते हैं. जब एक होते हैं तो एक नया सेल बनता है. द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स. अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं इन द न्यूक्लियस सेल, जो न्यूक्लियस सेल होता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. उनको क्रोमोसोम्स बोला जाता है. दो क्रोमोसोम्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं. सो ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं. और ये हमारा डीएनए स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से. क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे डीएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में कोडिंग होती है, और उस कोडिंग के थ्रू हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है. द क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन पेयर. जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में होते हैं. द ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम. जो ह्यूमन सेल होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, अरेंज इन 23 पेयर, जो 23 के पेयर में अरेंज्ड होते हैं. One member each pair comes from the mother and the other one come from the father. तो एक पेयर हमको मदर से मिलता है, दूसरा पेयर हमको फादर से मिलता है. क्रोमोसोम स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. अब ये क्रोमोसोम का काम क्या करता है? क्रोमोसोम का काम ये होता है कि ये स्टोर करता है. क्या स्टोर करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को करता है. अब अगर आप देख रहे हो, हमारा जो डेवलपमेंट होता है
वो किस तरीके से होता है, जब एक कोडिंग जाती है जेनेटिक्स के थ्रू, उस जेनेटिक के थ्रू वो कोडिंग हमारा डेवलपमेंट करती है। तभी आपने देखा होगा जो जब हमको रिजेंबल किया जाता है अपने फादर से, मदर से, अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से, अपने कज़न से, चाचा से, चाची से, नाना से, नानी से, उनको रिजेंबल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं यही हमें रिजेंबल करवाते हैं, क्योंकि हमारी कोडिंग होती है गर्भ के अंदर। द जीन्स विच आर द एक्चुअल ट्रेट्स कैरीज आर फाउंड इन द वेरी लार्ज नंबर इन ईच क्रोमोसोम। अब जो ये जीन्स होते हैं विच आर द एक्चुअल ट्रेट्स, ये क्या होता है, एक्चुअल ट्रेट कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स, ट्रेट का मतलब जैसे आपकी नाक किसके जैसी होगी वो कैरी करेगा, जीन्स कैरी करेगा। आपकी आँख किसके जैसी होंगी, आपके हाथ किसके जैसे होंगे, आपकी फिंगर्स कैसी होंगी, ये सारे ट्रेट्स उन जीन्स के अंदर होते हैं। आर फाउंड इन वेरी लार्ज नंबर इन ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम के अंदर ये बड़ी ही लार्ज नंबर में होते हैं। तो नाउ यू नो कि आपकी जो पूरी बॉडी बनती है वो एक पूरा जेनेटिक कोड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी बनती है, और 9 महीने में बनती है, उसको बनने में पूरे 9 महीने लगते हैं। द फर्टिलाइज जायगॉट, अब जो ये फर्टिलाइज जायगॉट होता है, फर्टिलाइज जायगॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो वो जायगॉट बन जाता है। ब्रिंग्स टूगेदर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, और वो एक साथ में मिलके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ब्रिंग्स टूगेदर, एक साथ लेकर आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है। क्यों होता है कॉम्बिनेशन, क्योंकि 23 पेयर हमें मदर से मिलते हैं, 23 पेयर हमें फादर से मिलते हैं। टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन 46 क्रोमोसोम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, और ये जीन्स के अंदर ट्रेट्स होते हैं, और उन ट्रेट्स की वजह से हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है। वो एक तरीके की कोडिंग होती है। इन दिस वे डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ईच चाइल्ड ऑफ द सेम सेट ऑफ पेयर। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। किसके अंदर, बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। किससे ट्रांसफ़र होते हैं, पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं। किस सेट में ट्रांसफ़र होते हैं हमें पता चल गया, 23 मदर से आता है, 23 फादर से आता है, टोटल 46 होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन ईच चाइल्ड बियर्स ग्रेटर सिमिलैरिटी टू हिज ओन हर ब्लड रिलेटिव्स टू द एनीवन एल्स। तो इस वजह से उस बच्चे के अंदर क्या होती हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि हम वो जेनेटिक्स कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। एट द सेम टाइम देयर आर ऑल्सो मैनी डिफरेंट अमंग ब्लड रिलेटिव। इसके अलावा हमारे ब्लड रिलेटिव से बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं हमारे अंदर। अब पढ़ते हैं बी सेक्शन। इसमें दे रखा है गाइनोटाइप और गाइनोटाइप एंड फिनोटाइप। जेनेटिक ट्रांसमिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी ऑब्जर्व इन ह्यूमन बींग्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक्स। जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों का माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, कुछ बच्चे का माइंड बहुत लॉजिकल होता है, कुछ बच्चे स्विमिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे कुछ और करने में अच्छे होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई अच्छा रनर होता है। तो दैट वी ऑब्जर्व, जो हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, आर द कॉम्बिनेशन। वो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है लार्ज नंबर ऑफ जीन्स का। जब फादर और मदर के जीन्स मिलते हैं तो एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। इम्यूनेबल permutation and combination of genes are responsible for the large differences in physical and psychological characteristics. अब जब ये लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलता है जीन्स का, तो ये जीन्स ही जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितने भी फिज़िकल चेंजेस, यानी हमारी बॉडी, आपको जिस तरीके की आपकी बॉडी दिख रही है और जिस तरीके की आपको अपनी मेंटालिटी दिख रही है, वो आपने जिस तरीके के पेरेंट्स से जन्म लिया है वो आपके अंदर आया है। और जो बीमारियां बच्चे के अंदर आती हैं वो भी जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से बच्चे के अंदर आती हैं।
only identical and monozygotic. Identical and monozygotic twins have exactly the same set of chromosome and genes as they are formed by duplication of a single zygote. अब क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जब जो स्पर्म है वो अगर एक से ज़्यादा स्पर्म अगर ओविलिएशन करते हैं और जो एक एग है दो एग में कन्वर्ट हो जाता है, एक ही एग से दो बच्चे पैदा होंगे, उनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं। और मोनोजाइगोट ट्विन्स बोलते हैं, वो एक ही एग से पैदा हुए बच्चे होते हैं। मोस्ट ट्विन आर फेटर्नल और डी जायगोटिक। मोस्ट जो ट्विन्स होते हैं वो डी जायगोटिक होते हैं, दो एग्स उसमें फर्टिलाइज हो जाते हैं। हु डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट जायगोट, जो दो सेपरेट जायगोट से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ट्विन बच्चों के बारे में बताया गया है। ट्विन बच्चे कौन होते हैं? जो एक ही समय पर गर्भ में पैदा होते हैं। तो दो तरीके के ट्विन्स होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन्स और दूसरे होते हैं डी जाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। जो मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो एक ही एग में से स्प्लिट होके दो बच्चे बनते हैं, और जो डी जाइगोटिक होते हैं वो दो डिफरेंट एग से फर्टिलाइज होके दो बच्चे बनते हैं। दीज फैटर्नल ट्विन्स में रिजेंबल ईच अदर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। अब ये फैटर्नल ट्विन्स कुछ भी हो सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, वो रिजेंबल करेंगे एक दूसरे को। आपने देखा होगा ट्विन्स एक जैसे दिखते हैं। अब जो मेरी मासी हैं उनको दो ट्विन्स हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, और बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं उन दोनों के अंदर। हाइट भी सेम है उनकी, लुक्स में भी बहुत सेम लिखते हैं, बट एक लड़का है एक लड़की है, तो ऑफकोर्स उनके अंदर डिफरेंस है, बट दे विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के मामले में, बॉडी के मामले में। यहाँ पे इस टेबल के अंदर जाइगोटिक ट्विन्स और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। चाइल्डहुड फटीक मतलब बचपन में होने वाला फटीक, मतलब जो सिमिलैरिटी है बचपन में वो अलग हो सकती है बच्चे की। अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, कोई बच्चा अटेंशन यानी बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन करने की कोशिश करता है, तो देयर आर सम सिम्टम्स दे रखे हैं इन बच्चों के अंदर जो होते हैं, जो लाइक जो ट्विन्स होते हैं उनमें ऑटिज्म भी हो सकता है, सीखने समझने में परेशानी हो सकती है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है उन बच्चों के अंदर, यूनिपोलर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ब्लू मिक्स सिस्टम्स हो सकते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन है वो रेफ़र कर रही है कि हाँ ये सिम्टम्स इतने कम हो सकते हैं, और रेड लाइन रेफ़र कर रही है कि ये सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक और डी जाइगोटिक के बारे में दे रखा है, ये अबाउट ट्विन्स के बारे में दे रखा है। उप्स, अब आगे बढ़ते हैं। जीन्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो जीन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वो डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या मीनिंग है, ये हमने जब मेंडल का मटर वाला वो पढ़ा था, मैंने जब आपको मेंडल का उन्होंने जो पी प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि डोमिनेंट का मतलब क्या होता है और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो दो मटर के पौधे हैं, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, तो आने वाली जो जनरेशन होगी उस मटर की या उस पी प्लांट की वो लंबी हो जाती है, क्योंकि जो लंबा पौधा की जो ट्रेट्स है वो डोमिनेंट है। रिसेसिव क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट दी that there is more color blind or lack or sensitivity to certain color among male and female। हमने जब कलर ब्लाइंडनेस वाला चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक इसी में पढ़ा था हमने, मे बी इसमें या दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, जो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था तो जो मेल होते हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा होती है फीमेल के बजाय। A grandmother and mother can transmit these condition to the male child without being color blind themselves। अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाली इशू है वो बच्चे में कहाँ से आती है, वो ग्रैंड मदर में से आ सकती है, मदर में से आ सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है बिना इसके कि मदर कलर ब्लाइंडनेस हो। वो कलर ब्लाइंडनेस मेल चाइल्ड में जा सकती है।
मदर ब्लाइंड नहीं है, कलर ब्लाइंड नहीं है, ग्रैंड मदर भी नहीं है, लेकिन अगर उनमें ऐसे ट्रेट्स हैं तो ऐसे ट्रेट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं बच्चे के अंदर. दिस इज़ बिकॉज इन द मेल दिस डिसऑर्डर इज़ डोमिनेंट, क्योंकि मेल जो हैं वो इस डिसऑर्डर में डोमिनेंट होते हैं. अधिकतर मेल्स को ये इश्यूज होते हैं. वेयर एज इन फीमेल इट इज़ रिसेसिव, और फीमेल के अंदर ये रिसेसिव होती है, वो इन ट्रेट्स को नहीं लेगी. द जीन्स फ्रॉम पेयर, अब जो जीन्स जो हमें पेयर में मिलते हैं, इट बोथ जीन्स इन अ पेयर आर डोमिनेंट. कई बार दोनों पेरेंट्स के जीन्स जो होते हैं वो डोमिनेंट हो सकते हैं. द इंडिविजुअल विल डिस्प्ले द स्पेसिफिक ट्रेट, और इंडिविजुअल क्या डिस्प्ले करेगा, उसके स्पेसिफिक ट्रेट्स को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करेगा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस. इफ वन जीन इज डोमिनेंट, मान लो कोई एक जीन डोमिनेंट हो गया, पेरेंट में से आ रहा है वो, एंड द अदर इज रिसेसिव, और दूसरा रिसेसिव है, द डोमिनेंट विल प्रिवेल. जो डोमिनेंट जीन होगा वो क्या करेगा, जीत जाएगा, वो वहाँ अपना राज स्थापित करेगा. मान लो कि जो डोमिनेंट जीन है उसमें लंबाई का ट्रेट है, जो रिसेसिव जीन्स है उसमें कोई बीमारी है, तो जो डोमिनेंट जीन्स है वो जीतेगा, लंबाई बनेगी बच्चे की. रिसेसिव जीन्स उसमें नहीं आएगा. द रिसेसिव जीन विल बी पास ऑन एंड मे शो अप इन अ लेटर जनरेशन. और जो ये रिसेसिव जीन है वो उस बच्चे की जाएगा तो सही, वो पास ऑन तो होगा, लेकिन वो बच्चे की दूसरी जनरेशन में दिखाई देगा. मान लो कि दो हेल्दी पेरेंट हैं, अब वो कैरी कर रहे हैं कोई बीमारी के जीन, बट उन दोनों को वो बीमारी नहीं है, लेकिन उनका बच्चा होता है. अब उस बच्चे में वो बीमारी शो होती है, तो उस बच्चे में वो रिसेसिव जीन आया है जो पेरेंट में नहीं था. तो यहाँ पर यही फ़र्क है डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स में. The dominant gene therefore is the one responsibility for a particular trait is to show up in a person. जो dominant genes का काम होता है, क्या responsibility होती है उसकी, show करना जो main trait होता है किसी भी इंसान का. The characteristics which show up and are displayed, example colors are called phenotype. जो colors होते हैं वो phenotype में आता है. द रिसेसिव जीन डज नॉट शो अप एज अ ट्रेट. जो रिसेसिव जीन होता है वो ट्रेट की तरह शो अप नहीं होता अनलेस पेयर्ड विद द अनादर जीन जस्ट लाइक, और वो पेयर्ड हो जाता है दूसरे जीन के साथ एज इट इज़, बट कई बार शो अप नहीं होता, वो मे बी नेक्स्ट जनरेशन में शो अप हो सकता है. द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कैरिड जेनेटिकली एज रिसेसिव जीन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे वो कैरीड होते हैं हमारे रिसेसिव जीन्स के साथ, but are also displayed are called genotype. और जब वो डिस्प्ले हो जाते हैं तो उनको गेनोटाइप बोला जाता है. गेनोटाइप देयरफॉर रेफर्स टू द एक्चुअल जेनेटिक मटीरियल. जो गेनोटाइप होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल जेनेटिक मटीरियल होते हैं एक पर्सन के अंदर. जेनेटिक हेरिटेज वाइल फिनोटाइप रेफर्स टू अ इंडिविजुअल फिजिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स. और जो फिनोटाइप होता है वो किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है, विच आर डिटरमाइंड बाय बोथ जेनेटिक्स, जो डिटरमाइन करती हैं दोनों जेनेटिक्स से एंड एनवायरनमेंट फैक्टर से भी. तो अगर मैं इसको सिंपल चीज़ में आपको बताने की कोशिश करूँ जेनेटिक्स के बारे में, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के बारे में, तो सिंपली हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. तो एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक पी का पौधा है, एक मटर का दाना है, एक लंबा है एक छोटा है. अब दोनों का जब क्रॉस करवाया गया तो जब नया बच्चा पैदा हुआ, नया मटर का दाना पैदा गया, वो लंबा था, तो उसमें जो लंबाई थी वो डोमिनेंट थी. तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जीनोटाइप देयरफॉर रेफर्स टू द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल. तो यहाँ पर एक एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल, एक हेरिडिटरी कैरी करी है बच्चे ने, बट साथ में वो शॉर्टनेस वाला जो रिसेसिव जीन्स था वो भी उसने कैरी किया. अब क्या होता है, जब दोबारा इनका क्रॉस करवाया जाता है, जो आगे की जनरेशन होती है उसमें 3 लंबे होते हैं, एक छोटा होता है, तो वो जो रिसेसिव जीन्स था वो भी कैरी हुआ आगे जाके वाली जनरेशन में. तो हमारे जीन्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जो फिनोटाइप है वो
जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने में। और जब ये डेवलप हो जाती हैं उसके बाद जब हम समाज में आते हैं, हम एनवायरनमेंट में आते हैं, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमको साइकोलॉजिकली भी इन्फ्लुएंस करती है। तो एनवायरनमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के बारे में कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमको हमारी हेरिडिटरी की वजह से भी इन्फ्लुएंस करता है। नेचर रेफर्स टू व्हाट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड जेनेटिकली फ्रॉम हर पेरेंट्स। नेचर क्या करती है, रेफ़र करती है हर बच्चे में, क्या चीज़ रेफ़र करती है, हेरिडिटरी रेफ़र करती है। जेनेटिकली जो जीन्स के थ्रू जाती है हमारे अंदर, पेरेंट्स से आती है, वो हमें पेरेंट्स से मिलती है। वाइल द इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज रेफर्ड टू एज अ नेचर। और जो इन्फ्लुएंस होता है, किसका इन्फ्लुएंस, नेचर का इन्फ्लुएंस, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस, वो भी हमारे डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन वी हैव टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन बिटवीन नेचर, नर्चर, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है। क्या कॉम्प्लेक्स डिटेल, क्योंकि ये डेवलपमेंट को समझने के लिए ज़रूरी है। पहले तो है नेचर, नर्चर, नेचर पालन पोषण, और हेरिडिटरी हम जो कैरी कर रहे हैं, हेरिडिटरी जो जेनेटिक्स कैरी कर रहे हैं, एंड एनवायरनमेंट जिसमें हम रहने वाले हैं। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आर इम्पॉर्टेंट। जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोथ एट अ पैटर्नल एंड पोस्टनेटल स्टेज। जब पोस्टनेटल और पैटर्नल स्टेज होती है, हमें पता है कि सबसे बचपन की जो हमारी स्टेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, एट द पेरेंटल स्टेज, जो पेरेंटल स्टेज होती है हमारी, व्हेन द फीटस इज इन द मदर्स वूम। जब एक फीटस, जो बच्चा एक सिंगल सेल होता है, वो मदर के वूम में होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल हार्मफुल एजेंट such as certain legal or illegal drugs, alcohol, lead and pollutions and harm the unborn baby's development। अब एनवायरनमेंट कैसे हमें हार्म पहुंचा सकता है। मान लो जो मदर है वो अल्कोहल पीती है, या कोई उसको बीमारी हो जाती है, कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। द मदर्स nurture disease and emotional stress can also affect the development of fetus। अब जिस तरीके की मदर की मेंटल कंडीशन होती है, उसकी इमोशनल कंडीशन होती है, अगर वो डिप्रेशन में है, उसको कोई बीमारी है, या उसको पोषण खाने के थ्रू पूरा नहीं मिल रहा है, तो बच्चे में बीमारियां हो जाती हैं। आफ्टर बर्थ, जब बच्चा बर्थ लेता है, सेवरल टाइप ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत तरीके के एनवायरमेंटल फैक्टर ऑपरेट्स टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और बहुत तरीके के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है हमारा एनवायरनमेंट। द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, व्यू एनवायरमेंटल फैक्टर ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ अ सिस्टम। इसको एक सर्कल में बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को। अब जैसे अगर हम इसके सेंटर में देखते हैं, जो एक गोला है उसके सेंटर में लिखा हुआ है इंडिविजुअल। अब यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल है, पहले तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, सेक्स, एज, हेल्थ, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर वो आता है माइक्रो सिस्टम के अंदर। माइक्रो सिस्टम में क्या आता है, उसकी फैमिली आता है एनवायरनमेंट में, वो फैमिली से इन्फ्लुएंस होता है। अब फैमिली कैसी है, उसका सारा इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल कॉपी करता है अपनी फैमिली को, बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना, सारी चीज़ें वो कॉपी करता है। फिर आता है स्कूल। स्कूल किस तरीके का है, उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, टीचर उसकी पिटाई करता है, क्या करता है, पीयर ग्रुप कैसा है। फिर आता है चर्च, यानी किस तरीके का रिलीजन वो फॉलो करता है, पीयर ग्रुप कैसा है, हेल्थ ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है या नहीं मिल रही है, टेम्पल सर्विसेज, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर आता है आपका मेसोसिस सिस्टम। ये सारे एनवायरनमेंट में ही हम घूमते रहते हैं। फिर एक्सो सिस्टम आता है आपका, उसमें आपका सोशल सर्विसेज आता है, आपके नेबर्स आते हैं, मास मीडिया आता है,
लोकल पॉलिटिक्स आती है, आपकी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, ये सारा इसके अंदर आता है। फिर आता है आपका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आपका एटीट्यूड एंड आइडियोलॉजीज़ ऑफ द कल्चर आती हैं। जिस तरीका का आप जिस कल्चर में रहते हो उस तरीके की आप आइडियोलॉजी, बिलीव्स खड़े कर देते हो। आप बिजनेस किस तरीके के कर रहे हो, तो ये एक तरीके का सर्कल बनता है इंडिविजुअल। इसको इकोलॉजिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं, कि कैसे हमारी इकोलॉजी हमें इन्फ्लुएंस करती है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दे रखा है इसके बारे में। द माइक्रो सिस्टम इज़ द इमीडिएट एनवायरनमेंट। जो माइक्रो सिस्टम होता है वो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है एट होम एंड इंटरैक्शन बिटवीन दैम एंड द चिल्ड्रन ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। फैमिली से रिलेटेड एनवायरनमेंट, कैसे इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसमें आपका माइक्रो सिस्टम आता है। The meso system consists of the relationship between family member and the school and neighbor. सॉरी, माइक्रो सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल का खुद का एनवायरनमेंट आता है, खुद के घर का एनवायरनमेंट उसको इन्फ्लुएंस करता है, किस घर में रहता है वो। इंडिकेशन बिटवीन दैम एंड चाइल्ड एंड ओन कैरेक्टर, उसके खुद के जो कैरेक्टरिस्टिक्स। मैसो सिस्टम में आपकी फैमिली और स्कूल, नेबरहुड आता है। एक्सो सिस्टम रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस of indirect agency such as workplace of the parents और community services। आप किस, जैसे गुरुद्वारे में एक कम्युनिटी सर्विस होती है, वो हमको इन्फ्लुएंस करती है, वो एक्सो सिस्टम में आएगा। या हम कहीं पर काम करते हैं तो वो एक्सो सिस्टम में आएगा। द मैक्रो सिस्टम इज़ द आउट मोस्ट लेयर। जो मैक्रो सिस्टम होता है वो आउट मोस्ट लेयर होती है, इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच इंक्लूड कल्चर, वैल्यूज़ एंड लॉ, कस्टम, जिसके अंदर हमारा कल्चर आता है, वैल्यू आता है, कस्टम्स आता है। द सिस्टम आर एवर चेंजिंग एंड डायनामिक। और जो सिस्टम होता है उसमें चेंजेस होते रहते हैं और ये डायनामिक होता है। देयर इज़ ऑल्सो अ क्रोनो सिस्टम। यहाँ पे एक और सिस्टम है जिसको क्रोनो सिस्टम बोला जाता है, विच रेफर्स टू द टाइम डायमेंशन, जो हमारे टाइम डायमेंशन को रेफ़र करता है। एज द चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, देयर आर चेंज विथ विच सिस्टम, विथ ईच सिस्टम। तो हर एक सिस्टम में क्या होते जाते हैं, चेंजेस होते जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। एंड ऑल्सो चेंज ड्यू टू द चिल्ड्रंस इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट। और किस तरीके से वो इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट में, उसमें भी चेंजेस आते जाते हैं। तो क्रोनो सिस्टम में अगर हम देखें, टाइम को रेफ़र किया गया है, तो टाइम के हिसाब से हमारे अंदर ग्रोथ होती है और मैच्योरिटी आती है, और उस मैच्योरिटी के हिसाब से हम अपने एनवायरनमेंट से डील करना शुरू कर देते हैं। ऑन द होल इन इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, अगर हम होल पूरे तरीके से इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को देखते हैं, चिल्ड्रन आर बोथ प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूसर। जो चिल्ड्रन होते हैं वो प्रोडक्ट्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं ऑफ द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस भी करते हैं और वो प्रोडक्ट खुद भी होते हैं। इन अ नेटवर्क ऑफ इंटर डिपेंडेंट इफेक्ट। अब मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एनवायरनमेंट को बनाते भी हैं, हम एनवायरनमेंट को बिगाड़ते भी हैं, यानी हम प्रोडक्ट भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। जैसे अगर हम पेड़ से को देखें तो हम पेड़ लगाते भी हैं और उनसे लेते भी हैं, तो हम प्रोडक्ट्स भी हैं, हम प्रोड्यूसर्स भी हैं। इन अ नेटवर्क ऑफ द इंटरडिपेंडेंट इफेक्ट, अगर हम बात करें इंटरडिपेंडेंट इफेक्ट की, द प्रेजेंट व्यू ऑफ डेवलपमेंट गिव्स इम्पोर्टेंस टू बोथ। जो प्रेजेंट व्यू है वो हमें नेचर और नर्चर, पालन और पोषण, दोनों के बारे में बोलता है कि भाई पालना ही ज़रूरी, दोनों में से एक चीज़ भी छूटती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पर फ़र्क पड़ता है। नेचर पालना भी बच्चे को उतना ही ज़रूरी है, नर्चर करना भी उतना ही ज़रूरी है, पोषण देना भी उतना ही ज़रूरी है। और पोषण सिर्फ खाने से संबंधित नहीं होता है, मेंटल से भी संबंधित होता है। हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट आर इनसेपरेटेबल। हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये एक साथ रहकर चलते हैं। ईच
अफेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ द अदर ऑन द चाइल्ड, ये दोनों चीज़ें बच्चे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं. डेवलपमेंट देयरफॉर हैज़ सर्टेन यूनिवर्सल फीचर, जो डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ सर्टेन यूनिवर्सल यानी हर जगह पे वो फीचर काम करते हैं. आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएं, उसको यूनिवर्सल फीचर बोला जाता है. एज वेल एज फीचर यूनिक टू द इंडिविजुअल, और ये फीचर इंडिविजुअल के लिए भी यूनिक होते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ हेरिडिटी, हमें हेरिडिटी के रोल को समझना चाहिए. इसीलिए जो हिंदुज़म होता था ना, उसमें अपने गोत्र को छोड़कर, अपनी बिरादरी को छोड़कर विवाह किया जाता था, शादी यहाँ की जाती थी. क्यों की जाती थी? क्योंकि अगर हम सेम हेरिडिटरी और जीन्स को कैरी करते हैं तो वहाँ पे डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो जीन्स और हेरिडिटरी को लाइटली लेना नहीं चाहिए, इनके ऊपर सोचना चाहिए कि सेम जेनेटिक्स और सेम ब्लड लाइन या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों के साथ, जेनेटिक ब्लड लाइन बेसिकली मैंने शादी करने से जो आगे आने वाली जनरेशन होती है उनमें जब जीन्स का ट्रांसफ़र होता है तो उनमें इश्यूज़ ज़्यादा क्रिएट होते हैं. तो ये समझ हमको डेवलप करने की ज़रूरत है यहाँ पर. और जीन्स और हेरिडिटरी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बीमारियां पीछे चली आ रही जनरेशन के अंदर होती है वो नई जनरेशन में आना शुरू हो जाती है. तो बी केयरफुल, अपनी मेंटल पीस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है. सो एज टू हेल्प द चिल्ड्रन डेवलप इन द बेस्ट पॉसिबल वे विद इन द लिमिट सेट ऑफ हेरिडिटरी. तो आने वाली जनरेशन को आप क्या कर सकते हो, बहुत ही बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में. एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट हेल्प अस इन सेवरल वे. अगर हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं और इन प्रिंसिपल्स को समझ जाते हैं तो ये हमें डेवलपमेंट में इस तरीके से हेल्प कर सकती हैं. इट हेल्प अस टू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर एज. यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर एज में एक इंडिविजुअल की क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं. जैसे हमें पता है कि छोटा बच्चा क्या कर सकता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो क्या कर सकता है. तो जब हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं या उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लोगों की, किसी भी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ के बारे में समझ में आता है. It's give information on when to provide opportunities and stimulation for optimal development. तो जब हमें ये पता चलेगा तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चे को सही टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे का सही तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है. इट हेल्प टू पेरेंट्स, टीचर एंड अदर हु वर्क विद चिल्ड्रन. ये सबसे ज़्यादा हेल्प, डेवलपमेंट के बारे में अगर सबको नॉलेज होती है तो ये सबसे बेसिकली पेरेंट को हेल्प करता है, क्योंकि उनको पता है कि अपने बच्चे के डेवलपमेंट में उनको क्या चीज़ें बरतनी चाहिए, और वहाँ पे पालन के साथ पोषण भी ज़रूरी है. टीचर्स को हेल्प होगी समझने में, एंड अदर्स, दूसरे लोगों को भी हेल्प होगी जो बच्चों के साथ काम करते हैं, टू प्रिपेयर देम टू द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट आर टू टेक प्लेस. और इस तरीके से हम उनको तैयार कर सकते हैं कि कैसे बच्चों के अंदर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस के दौरान उनको किस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. इट हेल्प अस टू प्रिपेयर द चेंज इन आवर बॉडी. और जिस तरीके से बच्चे की बॉडी में चेंजेस होते जाते हैं और उनको बच्चों को बताना, बात करना उनसे, तो बच्चे सहज हो जाते हैं. जैसे प्यूबर्टी एज में बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, और बच्चा सोचता है कि मेरी बॉडी में बाल क्यों आ रहे हैं, मेरी बॉडी ऐसे ग्रो क्यों हो रही है. तो व्हेन चाइल्ड अंडरस्टैंड कि भाई उसकी बॉडी में ये ग्रोथ क्यों हो रही है, तो वो सहज हो जाएगा बच्चा, उसको समझ में आएगा ये नॉर्मल प्रोसेस है इन आवर बॉडीज़ एंड पर्सनालिटीज़. और जिस तरीके से उसकी पर्सनालिटी होगी, उसका सोचने का तरीका होगा, वहाँ पर भी उस बच्चे को सपोर्ट मिलेगा. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ पॉसिबल टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग एन इनरिच एनवायरनमेंट. और हमें पता है कि अगर बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो ग्रोथ उस बच्चे की अच्छे तरीके से होगी, और जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतना ही हमारा देश सशक्त बनेगा, क्योंकि ह्यूमन एक एसेट का काम करता है. अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी हो, या आपने एसएसटी पढ़ा प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो जो ह्यूमन होते हैं ना, किसी भी देश के लिए एसेट का काम करते हैं. जो ह्यूमंस हैं वो एक सच्ची पूंजी होते हैं, पैसे पूंजी नहीं होते हैं, ह्यूमंस पूंजी होते हैं. जितना ह्यूमन डेवलप होगा उतना ही वो देश डेवलप होगा.
तो ये ज़रूरी है कि हम आने वाली जनरेशन को कैसे डेवलप करते हैं, उनका फिज़िकल और मेंटल दोनों तरीके की ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये चैप्टर हमको यही सिखाता है। ये यहाँ पे एंड होता है। टिल देन नेक्स्ट चैप्टर के लिए, टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी अप्रैल में हैं, उन बच्चों को वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, रीचेक ज़रूर करना, और ट्राई टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट उसको 2-3 बार जब आप रीड करने की कोशिश करोगे तो रिकॉल करना बहुत ईजी हो जाता है। और पहले उन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एक बार रीड करने के बाद पहले टिक करो कि कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं, और फिर उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करो, और अटैम्प्ट करने के बाद उनको सही सीक्वेंस वाइज में उनको लिखना है। जो नंबर वहाँ पे दे रखा है उसी नंबर में आपको लिखना है, क्योंकि जब आपकी नोटबुक चेक होगी, अगर आप वो नंबर नहीं मेंशन करोगे तो चेकर को बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि मैंने क्योंकि एज अ टीचर मैंने बहुत कॉपीज़ चेक की हैं, तो नॉर्मली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को सही से समझना ज़रूरी होता है। जब आप क्वेश्चन को नहीं समझते हो और गलत आंसर देते हो तो मार्क्स कट जाते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या आंसर मांग रहा है, और वो आंसर फिर वहाँ पर लिखो। और मेक श्योर आप जो सीक्वेंस पेपर में दे रखा है वही सीक्वेंस का नंबर उस पेपर में डालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।